हाय एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला वैल्यूएशन, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। आइए देखते हैं कि शेयर्स की, एक शेयर की वैल्यू निकालते वक्त, एक शेयर की फेयर वैल्यू निकालते वक्त हमें कौन से फॉर्मूलाज को यूज करना है। सो फॉलोइंग आर द वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो फर्स्ट आपका आता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। इन दिस मॉडल वी फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू। हम क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे किसकी? ऑफ डिविडेंड रिसीवेबल इन फ्यूचर। भाई अगर हम एक शेयर की आज के समय में वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम यही तो देखेंगे कि इस शेयर से हमको फ्यूचर में कितना डिविडेंड मिलेगा, यानी कितना फायदा मिलेगा, और उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर वैल्यू पर शेयर इक्वल्स टू फ्यूचर डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। या फिर हम क्या कर सकते हैं? फ्यूचर डिविडेंड को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में मिलने वाले रिसीवेबल, यानी इफ डिविडेंड रिसीवेबल आर सेम इन एवरी ईयर, अगर हर साल आपको डिविडेंड 200 रुपए का मिल रहा है तो आप क्या करो? 200 को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दो तो वैल्यू पर शेयर आपकी आ जाएगी। तो ये था हमारा पहला मेथड। दूसरा कौन सा है? कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, जिसको हम बोलेंगे गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। This method is used to determine the intrinsic value of a stock, यानी कि शेयर, based on future series of dividends that grow at a constant rate। यानी अगर हमको क्वेश्चन में डिविडेंड का अमाउंट गिवन है और साथ साथ हमको ग्रोथ भी गिवन है तो हम क्या करेंगे? वैल्यू पर शेयर निकालेंगे D1। D1 मतलब डिविडेंड जो मिलेगा प्लस आपकी ग्रोथ, ठीक है, ऐसे D1 निकलता है और डिवाइड कर देंगे KE माइनस ग्रोथ से, तो आपकी वैल्यू पर शेयर आ जाएगी बाय कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, दैट इज गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। थर्ड हमारा है अर्निंग कैपेसिटी कैपिटलाइजेशन मेथड। This method assumes that an enterprise is expected to make profit। ये कहता है कि सब एक एंटरप्राइज की इच्छा क्या होती है कि वे प्रॉफिट कमाएंगे। Thus the capitalization of the company or its value is equal to the capitalized value of estimated earning। आप क्या करो? एक बिजनेस की पहले पूरी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लो, फिर उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से। तो वो कैसे निकलेगा? वैल्यू पर शेयर इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ बिजनेस। वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालेंगे, माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटी, हमारे क्रेडिटर, बैंक के लोन, प्रेफरेंस कैपिटल को भी माइनस करना है और डिवाइड कर देंगे शेयर से। अब ये वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलेगी? जो भी आपके फ्यूचर मेंटेनेबल अर्निंग्स है, जिसको हम बोलेंगे FMPAT, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको डिवाइड कर देंगे कैपिटलाइजेशन फैक्टर से। अगर कैपिटलाइजेशन फैक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप उससे डिवाइड कर देना, वरना आपको फर्दर एक फॉर्मूला और याद रखना है, 1 डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग रेशो या फिर प्रोजेक्ट अर्निंग रेशो। उससे क्या होगा? आपकी एक कैपिटलाइज फैक्टर परसेंटेज में आ जाएगा, फिर आप FMPAT को डिवाइड करना तो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकल के आ जाएगी। चलिए फोर्थ मेथड आपका क्या कहता है? यील्ड मेथड, which is very important।
yield refers to the earning generated and realized on an investment over a particular period of time and is expressed in terms of percentage based on invested amount. तो yield हमारी अर्निंग होती है जो हमको मिलती है, किस पर मिलती है? जो पैसा हमने इन्वेस्ट करके रखा है एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड के लिए, और हम yield को कैसे डिनोट करते हैं? परसेंटेज में डिनोट करते हैं। और ऑन द करंट वैल्यू और ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, या तो हम इस yield की परसेंटेज किस पे निकालते हैं? इन्वेस्टेड अमाउंट पे, या फिर करंट वैल्यू पे, या फिर जो फेस वैल्यू होती है हम उस पर yield की वैल्यू निकालते हैं। यानी अगर परसेंटेज में आपको yield निकालना है तो हम प्रेफर करेंगे कि फेस वैल्यू पर निकाल लें। फर्दर yield कैन बी क्लासिफाइड एज रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ डिविडेंड। अगर आपको yield को फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करना है तो ये होता है रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ डिविडेंड। कंपनी की अर्निंग कितनी है उसकी परसेंटेज में, और कंपनी ने कितना डिविडेंड बांटा उसकी भी परसेंटेज में। हम yield को 2 तरह से डिनोट कर सकते हैं। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देयरफॉर वैल्यू पर शेयर बाय अर्निंग yield, अगर आपको अर्निंग yield से वैल्यू पर शेयर निकालनी है तो आप क्या करेंगे? रेट ऑफ अर्निंग ऑफ कंपनी, कंपनी कितना कमाती है वो परसेंटेज में निकालेंगे। यानी कंपनी का हम प्रॉफिट या पैट लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे जो भी इक्विटी है, यानी जितना पैसा लगाया हुआ है कंपनी में कैपिटल है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ऐसे क्या निकलेगा कि कंपनी ने साल भर में जो प्रॉफिट कमाया परसेंटेज में निकलकर आ जाएगा, और उसको डिवाइड करेंगे हम रेट ऑफ अर्निंग ऑफ इंडस्ट्री। दोनों चीज आपको परसेंटेज में रखनी है। रेट ऑफ अर्निंग ऑफ इंडस्ट्री से मतलब कि कोई अगर सेम बिजनेस कंपनी कर रही है दूसरी, मतलब अगर कोई हमारा कॉम्पिटिटर है और हमारे जैसा ही बिजनेस कर रहा है तो वो कितना पैसा कमा रहा है परसेंटेज में, उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एक शेयर की पेड अप वैल्यू। जितनी भी बैलेंस शीट में हमको पेड अप वैल्यू गिवन होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। दूसरा है वैल्यू पर शेयर बाय डिविडेंड यील्ड। अगर आपको डिविडेंड यील्ड मेथड से वैल्यू निकालनी है एक शेयर की तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ कंपनी। जिस कंपनी का आप वैल्यूएशन कर रहे हो वो डिविडेंड किस रेट से बांटती है वो लेना। ये कैसे निकलेगा? जितना भी डिविडेंड बांटा मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? जितनी भी फेस वैल्यू है किसकी? शेयर्स की। शेयर्स कौन से? इक्विटी। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और डिवाइड किससे करेंगे? रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ इंडस्ट्री, मतलब जो भी आपकी कॉम्पिटिटर है सेम लाइन में है वो कितना डिविडेंड बांट रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। चलिए अगला टॉपिक है व्हाट इज फ्यूचर मेंटेनेबल अर्निंग। इसको पढ़ाने से पहले हम एक बार एक मेथड और देखते हैं किसका? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बाय नेट एसेट और इंट्रिंसिक मेथड। इस मेथड का फॉर्मूला क्या है? नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, यानी कि आपके इक्विटी शेयर। इसको मार्क कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत यूज होता है। तो आपको वैल्यू पर शेयर कैसे निकालनी है? बहुत इजी सा फॉर्मूला है। आप NAV लोगे, नेट एसेट वैल्यू जो इक्विटी के लिए अवेलेबल है,
और डिवाइड कर दोगे इक्विटी शेयर से। इक्विटी शेयर तो आपको बैलेंस शीट से मिल जाएंगे, पर एनएवी आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो आपको क्या लेना है? टोटल मार्केट वैल्यू अगर गिवन है, रियलाइजेबल वैल्यू अगर गिवन है, वरना बुक वैल्यू किसकी? फिक्स एसेट और करंट एसेट दोनों की आपको वैल्यू ले लेनी है। फिर हम ऐड करेंगे इसमें वैल्यू ऑफ गुडविल, जो कि हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वी हैव टू कैलकुलेट। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन है तो आपको वो नहीं लेनी, ये हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करके निकालनी होगी। फिर आपको लेनी है मार्केट वैल्यू अगर अवेलेबल है, किसकी? नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की। और इन सब का सम करने के बाद आपको माइनस करनी है एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो भी आपके लोन है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जो भी आपकी लायबिलिटी है एक्सटर्नल, एक्सेप्ट इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस करना है, और माइनस करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एरियर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट। और अगर उनके ऊपर कोई डिविडेंड बकाया है तो उन दोनों सम को आपको माइनस करना है, और इसके बाद आपका अमाउंट आ जाएगा नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे शेयर से, और वैल्यू पर शेयर आपकी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आपका वैल्यूएशन होगा और ऐसे आपकी वैल्यू पर शेयर निकल के आ जाएगी। नोट देखते हैं, नोट क्या लिखा है? इग्नोर ऑल टाइप ऑफ फिक्टिशियस एसेट सच एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एटसेट्रा। फिक्टिशियस एसेट अगर आपको बैलेंस शीट में गिवन है तो उनको आपको फुल्ली इग्नोर करना है, उनको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए अब देखते हैं व्हाट इज फ्यूचर मेंटेनेबल अर्निंग, दैट इज FMPAT. So FMPAT is calculated after adjusting profit for the year with some expenses oblique losses and with some income which is not incurred in future or which is realized in future. मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला हम पैट को उठाएंगे, उसको उठाने के बाद उसमें कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करेंगे जो खर्चा आपको पता लग गया, यानी क्वेश्चन ने बता दिया फ्यूचर में इनकम नहीं होगा, तो हम उस खर्चे को ऐड करेंगे या फिर उस लॉस को ऐड करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर में होगा ही नहीं। ठीक है, कोई ऐसी इनकम पता लग गई जो फ्यूचर में नहीं होगी, उसको माइनस करेंगे क्योंकि फ्यूचर में नहीं होगी। कोई ऐसी इनकम क्वेश्चन ने क्या दी फ्यूचर में होगी, हम उसको ऐड करेंगे। तो हम क्या निकालेंगे कि जो प्रॉफिट हमारा फ्यूचर में होगा हम उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे और उसको बोलेंगे FMPAT। और जो भी आपका इन नेट इंक्रीमेंटल हुआ है उस पर जो भी टैक्स लगेगा उसको भी हम माइनस करेंगे। बहुत इजी है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना, जब क्वेश्चन करेंगे आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है प्राइस अर्निंग रेशो, प्रोजेक्ट अर्निंग रेशो। आपको पता है MPS डिवाइडेड बाय EPS, पर इससे एक बहुत अच्छा फॉर्मूला निकल कर आता है। कभी कभार इस छोटे से फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, क्योंकि इससे हमारा बनता है मार्केट प्राइस पर शेयर,
और मार्केट प्राइस पर शेयर ही तो वैल्यू पर शेयर होता है। तो ईपीएस और प्राइस अर्निंग रेशो की मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू पर शेयर आ जाती है। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखना। और इसके साथ साथ एक चीज हमने आपको यहां पर बताई थी, ये वाला फेयर वैल्यू मेथड, ये कैसे निकलता है। जो हमने यील्ड अर्निंग और यील्ड डिविडेंड से वैल्यू पर शेयर निकाला प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर जो इस बड़े वाले मेथड से निकलेगी, उन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देना 2 से, तो आपकी वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। तो कभी कभार क्वेश्चन कहता है कि आप हमको वैल्यू पर शेयर निकाल के बताओ बाय फेयर वैल्यू मेथड। तो फेयर वैल्यू मेथड से आपको कैसे निकालना है वो मैं आपको बता चुका। वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय ईपीएस, ये भी बिल्कुल सेम है। ईपीएस कंपनी का क्या है, ईपीएस इंडस्ट्री का क्या है, और पेड अप वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, ये आपको करा चुका हूं कि रेट हमारी कंपनी का क्या है और रेट इंडस्ट्री का क्या है। कैपिटलाइज वैल्यू, जैसे प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं ऐसे डिविडेंड को कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, यह भी आपको अभी बता चुका हूं, और इसको हम डिवाइड करते हैं शेयर से, तो वैल्यू पर शेयर आ जाता है। तो सारे फॉर्मूले हमने देख लिए। इसके साथ साथ एक बार वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी देखते हैं, क्योंकि हमको गुडविल की जरूरत पड़ेगी। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के फॉर्मूले भी एक बार देखते हैं। फॉलोइंग आर द वेरियस मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को निकालने के फॉर्मूले हमारे पास क्या क्या है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ FMPAT oblique average profit. Under this method, FMPAT oblique average profit is multiplied by one or more number of years of purchase as given. क्वेश्चन हमें बोलेगा कि आप गुडविल निकालिए, आपको 3 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज लेने हैं, तो आप उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देना, या तो FMPAT से अगर आपने निकाला है, या फिर एवरेज प्रॉफिट से। देयरफॉर गुडविल इक्वल्स टू FMPAT oblique एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ऐसे गुडविल का अमाउंट निकल के आ जाएगा। सेकंड मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल कैसे निकलेगी। अंडर दिस मेथड सुपर प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है। एंड सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। FMPAT या फिर एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देना। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। वेयर नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोला, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन एवरेज बेसिस को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देना है, और आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी। तो इस फॉर्मूले से हमको एक चीज पहले क्या निकालनी है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं। पर्टिकुलर्स, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। 2 साल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एवरेज निकालना है। तो टोटल मार्केट वैल्यू और
रियलाइजेबल वैल्यू अगर गिवन है, या फिर बुक वैल्यू किसकी, फिक्स एसेट की और करंट एसेट की। तो दोनों को ले लेंगे, माइनस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, यानी कि आपके जो भी लोन है, क्रेडिटर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, सब चीज आपको माइनस करनी है। लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड एरियर ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर डिविडेंड भी रहता है तो वो भी माइनस करना। तो टोटल क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी आ जाएगी। तो फिर एवरेज कैसे निकलेगी, करंट ईयर की कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस प्रीवियस ईयर की कैपिटल एम्प्लॉयड एंड डिवाइडेड बाय 2। या फिर एक फॉर्मूला और यूज होता है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपकी करंट ईयर की आई है उसमें से माइनस करना 50% ऑफ लास्ट ईयर ऑफ प्रॉफिट इफ गिवन। अगर लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको गिवन है तो 50% उसका माइनस कर देना। तो सुपर प्रॉफिट को यूज करके हमने क्या निकालना है, हमने गुडविल निकालनी है। पर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एफएमपीएटी या फिर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करनी है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी वो भी हमने देख लिया। अब देखते हैं कुछ नोट। इग्नोर ऑल टाइप ऑफ फिक्टिशियस एसेट सच एज प्रिलिमिनरी ऑब्लिक मिसलेनियस एक्सपेंसेस या फिर डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फिक्टिशियस एसेट आपको नहीं लेने। डोंट टेक गिवन गुडविल इन द बैलेंस शीट, आपको जो गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है वो भी नहीं लेनी। और एक चीज आपको नहीं लेनी, दैट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहीं पर गिवन है तो आपको गुडविल निकालते वक्त, यानी गुडविल की कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त वो नहीं लेनी। पर जब आप एनएवी निकालोगे तो आपको वो भी लेनी है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है किसके बीच, एनएवी और कैपिटल एम्प्लॉयड गुडविल के लिए निकालते वक्त। तो जब हम एनएवी निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड गुडविल के लिए आएगी उसमें क्या प्लस कर देंगे, एक तो गुडविल का अमाउंट और दूसरा मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो आपका डायरेक्टली एनएवी आ जाएगा। फर्दर एनएवी को निकालने के लिए लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन तीनों चीजों का ध्यान रखना, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेने, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है वो नहीं लेनी, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेनी। चलिए तीसरा मेथड देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी मेथड। अंडर दिस मेथड we taken into consideration the time value of money। हम इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मेथड यूज करेंगे। द सुपर प्रॉफिट शैल बी मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। सुपर प्रॉफिट की हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स वी फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। तो देयरफॉर गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। चलिए फोर्थ मेथड देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड वी हैव फर्दर टू मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड दो मेथड के बीच स्प्लिट हुआ है। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालो या फिर एफएमपीएटी निकालो, डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। अंडर दिस मेथड एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम क्या करेंगे, इसमें एक कैपिटल निकालेंगे जो हमें जरूरत है
और उसमें से कौन सी कैपिटल माइनस करेंगे जो हमने निकाली। हमने कैसे निकाली सर? अभी हमने ऊपर देखा था कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, तो उसको माइनस करने के बाद आपके गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। और रिक्वायर्ड कैपिटल कैसे निकलेगी? जैसे मैंने आपको बताया, एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। दूसरा मेथड कैपिटलाइजेशन में कौन सा आता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें सिंपल गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर के फॉर्मूला देखे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के फॉर्मूला देखे। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, Z Limited has an issued and paid up capital of 50,000 share of ₹100 each। तो वैल्यू कितनी हो गई? वैल्यू हमारी निकल कर आ गई, यानी टोटल शेयर की वैल्यू कितनी आ गई? 50 लाख। द कंपनी डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ ₹12,50,000। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 12,50,000 का ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर एंड एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ डिविडेंड इन द फ्यूचर। और कंपनी आगे भी सेम लेवल डिविडेंड बांटती रहेगी। द कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज लाइंग इन द फ्यू हैंड्स ऑफ डायरेक्टर एंड देयर फैमिली मेंबर्स। The average dividend yield for listed company in the same line of business is 18%. Calculate value of 3,000 share in the company। तो आपको आपके कॉम्पिटिटर की डिविडेंड रेट गिवन है, कौन सा मेथड यूज होगा? सर आपने बताया था, अभी बताते हैं। हाँ जी, वैल्यू पर शेयर बाय डिविडेंड यील्ड। हम अपनी कंपनी का रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे, कॉम्पिटिटर के रेट से डिवाइड करेंगे और पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। और हम फिर क्या करेंगे? वैल्यू पर शेयर की 3000 शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ 3000 शेयर आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। ऊपर लिखते हैं, हम कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स of 3000 शेयर्स। चलिए, तो आप क्या करेंगे? जो भी वैल्यू पर शेयर आएगी मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 शेयर से। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? वैल्यू पर शेयर by dividend yield method। वो कैसे निकलेगी? एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। डिविडेंड रेट ऑफ कंसर्न कंपनी, यानी जिसकी वैल्यूएशन हम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय डिविडेंड रेट ऑफ इंडस्ट्री, यानी जो इंडस्ट्री में सेम कंपनी आपकी लाइन की जितना भी डिविडेंड बांट रही है उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे पेड अप वैल्यू ऑफ
इक्विटी शेयर्स। चलिए अब हमारे पास क्या क्या है वो एक बार लिख लेते हैं। पेड अप वैल्यू हमारे पास है 100 रुपीज और इंडस्ट्री का रेट है 18%। चलिए अब हम अपना डिविडेंड रेट निकालते हैं। डिविडेंड रेट ऑफ कंसर्न कंपनी। तो जितना भी डिविडेंड आपने बांटा आपको परसेंटेज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? जितना भी डिविडेंड आपने डिस्ट्रीब्यूट किया डिवाइड कर दीजिए फेस वैल्यू यानी जिस पर बांटा, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो डिविडेंड आपने कितना बांटा? 12,50,000। आपकी फेस वैल्यू कितनी है इक्विटी की? वो है आपकी 50 लाख, और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से। चलिए निकालते हैं। 12,50,000 डिवाइडेड बाय 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आया 25%। चलिए यहां पर पुट करते हैं 25%। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 18, तो वैल्यू पर शेयर आपकी आ गई ₹138.89। ये परसेंटेज है आपका, और इस परसेंटेज से कैंसिल हो गया। तो 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 18, तो 138.89 एक शेयर की वैल्यू आ गई। चलिए ऊपर पुट करते हैं 138.89 मल्टीप्लाई बाय 3000। आइए चलिए करते हैं। तो टोटल वैल्यू आपकी आ गई 416670। 4,16,670 आपके 3,000 शेयर की वैल्यू आ गई, और इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट भी होती है कंप्लीट। ओके, इसके बाद हम अपनी आगे की इलस्ट्रेशन को भी पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।